तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी के वीडियो जो हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी के चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल्स सभी मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में एक बार जाकर के उनको रीड जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं ना हो जो आपसे छूट गया हो और इस वीडियो में आपको बनाया गया हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाला किसी भी प्रकार का वीडियो आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि मलिन बस्तियों से क्या अभिप्राय है, इनके कुछ उदाहरण दें। मलिन बस्तियों से क्या अभिप्राय है, इनके कुछ उदाहरण दें, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि मलिन बस्ती से अभिप्राय एक ऐसे घने बसे आवासीय क्षेत्र से है जिसमें अस्वच्छ घर होते हैं, यानी कि साफ सुथरे नहीं रहते हैं, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं तथा जिनमें सामाजिक विघटन की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए रांची यानी कि वेनेजुएला, फावेला ब्राजील तथा बस्ती अथवा झुग्गी झोपड़ी जो कि भारत में है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देश में निम्न व उच्च साक्षरता वाले यानी कि सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए, यानी कि बताना है कि सबसे कम साक्षरता वाले और सबसे ज्यादा साक्षरता वाले कौन से क्षेत्र हैं। इसका जवाब होगा कि भारत में 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान द्वीप समूह तथा दमन और दीव में साक्षरता दर बहुत ही ऊंची है, यानी कि साक्षरता बहुत ऊंचा है। 13 राज्यों में साक्षरता निम्नतम है। 13 राज्यों में साक्षरता दर जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि। क्लियर है फ्रेंड्स। जब तक आप सवाल को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक जवाब आपका क्लियर नहीं होता, इसीलिए आप सवाल को भी समझते चलेंगे किस सवाल का कौन सा जवाब है और ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसका जवाब होगा कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव से उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के कारण संहत बस्तियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अथगुच्छित बस्तियां बन जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के बहुत से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि होने वाले आपके इंटर एग्जाम के लिए गेस किया हुआ है। आप उनको एक बार जरूर रीड करेंगे और चैप्टर वाइज आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है, आप उनको एक बार भी रीड कर लीजिएगा जरूर। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है। इसका जवाब होगा कि आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती प्रायः पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में प्रचलित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। शुष्क कृषि प्रदेश प्रायः एक वर्ष में एक फसल देने वाले क्षेत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे, सबको ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। ये सभी VVI बनाए गए हैं आपके लिए होने वाले इंटर एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 5 है कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न है। सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न है। इसका जवाब होगा कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टर निम्नलिखित हैं। पहला है हथकरघा सेक्टर और दूसरा है शक्ति करघा सेक्टर। ठीक है। हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र हाथ से बनाए जाते हैं, जबकि शक्ति करघा क्षेत्र में मशीनों से वस्त्र का निर्माण होता है। याद रखिएगा आप, पहला है हथकरघा सेक्टर जो कि हाथों से वस्त्र को तैयार किए जाते हैं और दूसरा है शक्ति करघा सेक्टर जो कि मशीनों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। शक्ति करघा क्षेत्र में 59% यानी कि 59% वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाला किसी भी प्रकार का वीडियो आपको मिल सके जिससे आप लाभ उठाएं।
ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखते हैं हम। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में गद्दी आदिवासी रहते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु कठोर होने के कारण इन आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के आरंभ हो जाने से इस क्षेत्र को सामाजिक लाभ हुए। इस क्षेत्र में संसाधनों का विकास हुआ। स्कूल, अस्पताल, पीने योग्य पानी, सड़क तथा संचार व्यवस्था और विद्युत आदि का निर्माण हुआ तथा इसके साथ अन्य साधनों का भी विकास हुआ। साक्षरता दर बढ़ी, यानी कि शिक्षा का स्तर वहाँ पर बढ़ा। लिंग अनुपात में सुधार हुआ। स्त्री साक्षरता 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.33% हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ से स्त्री का जो साक्षरता दर, पढ़ने की जो सीमा है, जो लोग लड़कियाँ पढ़ती हैं वो बहुत ज़्यादा साक्षर होना शुरू हो गई। अब प्रश्न संख्या हम 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब होगा कि वे आर्थिक क्रियाएं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि से प्राप्त उत्पादों को शक्ति चालित मशीनों द्वारा अथवा हाथ द्वारा अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है और कितना आपको ये लाभ पहुंचाता है और कितना आपको ये सटीक आपको याद कराने में मदद करता है क्वेश्चन को। ठीक है, इन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीयक क्रियाकलापों द्वारा प्राथमिक उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके द्वितीयक प्रकार के उत्पादक प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, इसका जवाब हम जानेंगे। प्रश्न को इसलिए दोहराना पड़ रहा है फ्रेंड्स कि प्रश्न अगर आपको याद होता है तो जवाब भी देने में आसानी होती है, इसलिए प्रश्न को भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। इसका जवाब होगा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन के लिए करने के लिए फसल गहनता में वृद्धि की विधि आवश्यक है। क्लियर है? एक बार और फिर से आप सुनिए। बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए फसल गहनता में वृद्धि की विधि आवश्यक है। इस विधि के द्वारा भूमि की कम मात्रा में एक वर्ष में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 9 है कि अंकीय विभाजन क्या है। अंकीय विभाजन क्या है, हम इस बारे में जानेंगे। तो इसका जो जवाब होगा कि सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है, विश्व में असामान्य रूप से विभाजित है। राष्ट्रों में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं हैं। वे अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। विकसित देश इस कार्य में आगे हैं, जबकि विकासशील देश अभी पीछे है। यानी कि विकसित जो देश पहले से विकसित हो चुके हैं, विकासशील यानी कि विकास के राह पर लौट रहे हैं या विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसको विकासशील बोला जाता है। इसे डिजिटल विभाजक कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 10, जल परिवहन के क्या लाभ हैं। जल परिवहन के क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिख देंगे, पहले अगर लिखना होगा हमको प्रश्न तो ऐसे लिखेंगे कि जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। इसके बाद हम मतलब कि नंबर दे करके उसके जवाब लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं, जिसमें पहला है यह परिवहन का सस्ता साधन है क्योंकि इसमें ऊर्जा की लागत कम होती है। दूसरा होगा इसमें भारी सामान आसानी से ढोया जा सकता है। तीसरा है इनका रख रखाव नहीं करना पड़ता। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जल मार्गों के लिए रेल पटरी अथवा सड़कें की भांति मार्ग नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, सवाल नंबर 11। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11 है कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब होगा कि पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का पार्श्व प्रदेश होता है। पृष्ठभूमि के नगरों, उपनगरों आदि से पतन तक समान यात्रियों तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। विदेशों से आयात किया माल पतन से भीतरी भागों तक जिस दूरी तक पहुंचाया जाता है तथा देश के आंतरिक भागों में बना माल विदेशों को निर्यात के लिए पतन पर पहुंचाया जाता है, वह उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे अब हम। प्रश्न संख्या 12 है, हो सकता है ये प्रश्न आपको पहले भी एक दो वीडियो में मिल गया होगा, इसलिए इस प्रश्न को रिपीट कभी कभी कर दिया जाता है फ्रेंड्स, कि ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 12 है कि आयु संरचना का क्या महत्व है।
आयु संरचना का क्या महत्व है? इसका जवाब होगा कि आयु संरचना का एक देश के जननांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। यदि जनसंख्या में 0 से लेकर के 14 तक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। इसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। 2 नंबर देखेंगे, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की अधिक संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जननांकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।